हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता पूनिया एंड पॉडकास्ट की इस सीरीज़ के अंदर आज हमारे साथ है ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2022 के टॉप रैंकर्स संजू चौधरी और चिरंजी लाल। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी, इनकी स्ट्रगल्स और इनकी बुक लिस्ट के बारे में। तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल रो एंड अनफिल्टर्ड रहेगा ताकि स्टूडेंट्स जो है इनकी स्ट्रेटजी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा मैम, आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में अपनी सक्सेस स्टोरी इस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करके, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। तो संजू, कैसा लग रहा है आपको? डेफ़िनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे फ्रेंड के प्लेटफ़ॉर्म पे मेरी सक्सेस जर्नी शेयर कर रही हूँ। और आपने जब से ये यूट्यूब चैनल पे जब से आपने काम शुरू किया है, तब से मैं आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग लिस्ट में हूँ। और आपके पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट आए हैं, जैसे गणपत सर का पॉडकास्ट है, जो अपने आरएस टॉपर ऑफ़िसर थे, उनका पॉडकास्ट है। तो जैसे गणपत सर का पॉडकास्ट है, वो बहुत अच्छा रहा है, मैंने 4-5 बार उसको देखा है। और तो मतलब कुल मिला के आप बनारस सामानी के बाद में मुझे ही मानते हो। जी, बिल्कुल। आपके पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि आप किसी भी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हो, जो व्यावहारिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो लोगों के साथ में। जी, वो एक्चुअली मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप मिल नहीं रही है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे पॉडकास्ट को जेन्युइन रखना पड़ रहा है और कोई जो है इसका इलाज नहीं है। नहीं, नो डाउट आप बहुत अच्छा कर रहे हो इसमें। जी, शुक्रिया। हाँ। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड की। तो चिरंजी, आप बताइए, कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र पृष्ठभूमि से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे पिताजी हैं वो सिलाई का काम करते हैं। तो फैमिली कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें हैं फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ में। जिस दौरान से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक ये रहता है कि जैसे अपने साथ वाले हैं, अपने हम उम्र के जो लोग हैं, तो वो जल्दी काम करने लग जाते हैं, तो फिर घर वालों को मतलब दूसरे भी ऐसे बोलने लग जाते हैं कि यार मतलब घर वालों को ये आ जाता है कि यार ये तो काम कर रहा है अपने वाला, अभी कब कब काम स्टार्ट करेगा, कब कमाएगा। तो वो मतलब एक थोड़ा-सा वो रहता है ना, तो फिर भी उसके बावजूद भी घर वालों ने इतना सपोर्ट किया है कि तू पढ़, इस बार और कर, एक बार और ट्राई कर। तो उसके लिए मैं अपनी फैमिली को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप तो महज़ आपने जब फ़ॉर्म फिल किया था तो आपकी महज़ 20 वर्ष की आयु थी और इवन संजू की भी। तो आप दोनों अपने बैच के यंगेस्ट एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर्स हैं, ये भी है। तो आपने ईयू से पहले भी कोई पेपर दिए? जैसे कि मैं जब अंडर ग्रेजुएशन में था, तब मैंने फर्स्ट बार वीडियो का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। तो उसी दौरान मैंने मतलब तैयारी स्टार्ट ही की थी, तो वीडियो पर ही निकाल लिया था। अब वीडियो मेंस था, उसी दौरान कॉलेज की एग्ज़ाम आ गई, उस वजह से उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, तो वीडियो मेंस मेरा हुआ नहीं। उसके बाद में 2023 में आरएस प्री दिया, तो उसमें नहीं हुआ। फिर 2024 के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई, तो उसमें मैंने अच्छे से तैयारी की, सोचा अकाउंटेंट बन जाएँगे, और उसमें मेरा स्कोर भी अच्छा था, कट ऑफ से भी नंबर काफ़ी अच्छे थे, 37-38 नंबर ज़्यादा थे, तो ये कन्फर्म था कि अपना फाइनल हो जाएगा। उसी दौरान मतलब सबको बता दिया कि हो जाएगा फाइनल। ऐसा लगता है अपने को कि यार इतने ज नंबर ज़्यादा हैं तो हो ही जाएगा। तो फिर गाँव में भी कि हाँ, बन गया क्या अकाउंटेंट, कब जा रहा है, मतलब कब जॉइन कर रहा है, मतलब वो एकदम से फिर 17 दिसंबर को रिज़ल्ट आया 2024 को, तो मेरा फाइनल हुआ नहीं। तो फिर ऐसे मतलब सबको बता भी नहीं सकते कि हुआ नहीं। अब दोस्तों को तो पता है कि नहीं हुआ, तो वो तो ज़्यादा पूछेंगे नहीं, फिर वो गाँव वाले, आस-पड़ोस वाले कि कब जॉइन कर रहा है, पाया जाओगे उनके, कब जासी। तो वो चीज़ें मतलब फिर वो करने लग गई थी कि यार इतना ज़्यादा कि यार यहाँ पे आकर के अटक गए, बता भी दिया सबको। फिर उसके बाद जब यूआरओ की ना, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं यूआरओ की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अपन जैसे जीके तो पढ़ ही रहे थे, पाठ भी मेरा घर पे पढ़ लेता था, और बाकी मोबाइल के अंदर जैसे किसी का, मेरे दोस्त पास में बैठता था, उसका मोबाइल लेकर के उसमें देख लेता था। मैं मोबाइल साथ में लेकर नहीं जाता था लाइब्रेरी, मोबाइल घर पे रखता था, 7-6 दिन घर पे रहता था, और संडे को मेरे साथ में लेके जाता, तो मेरी जो क्लासें मेरे को लेनी है वो मैं डाउनलोड कर लेता। बाकी जो भी पीडीएफ मेरे को डाउनलोड करनी है वो उसी दिन डाउनलोड कर लेता, और 6 दिन मोबाइल घर पे रहता था। तो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन भी इतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है।
और उसमें क्या था कि जैसे EORO के दौरान मैंने किसी को बताया नहीं था और मैं अपनी तैयारी प्रॉपर कर रहा था। तो 2025 के अंदर 2024 के अंदर 17 दिसंबर को रिजल्ट आया, तो उसने थोड़ा-सा मेरे को डिमोटिवेट तो हुआ, थोड़ा-सा हुआ, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने सोचा यार अपन मेहनत तो कर रहे हैं, अब नहीं तो बाद में हो जाएगा। घर वालों ने भी कहा कि एक बार और ट्राई कर। तो फिर 2025 में 2 फरवरी को RS प्री था। तो मतलब जीके अच्छे से तैयार था, करंट अफेयर्स भी तैयार था। और 23 मार्च को ये था, तो जो बीच का टाइम था ना 2 फरवरी से लेकर के 23 मार्च के बीच का, उसके अंदर मैंने एक्ट को अच्छे से कवर किया। एक्ट अच्छे से कवर हो गया, फिर 23 मार्च को एग्ज़ाम दे दिया। फिर मेंस की तैयारी में थोड़ा बहुत लगे थे कि इधर वीडियो की भी आ रखी थी, तो वीडियो की भी देख लेते हैं, मेंस में लगे हुए थे। फिर 21 और 22 जून को से मेंस था। उसके बाद में 3 जुलाई को ऐसे बैठे हुए थे, तो रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में सारी जो वीडियो की सारी बुक थी वो मैंने अपने दोस्तों को प्रोवाइड करा दी कि अब आप पढ़ो। अच्छा, तो मतलब जो पहले ईओ वाला पेपर हुआ था उसमें आपका नहीं हुआ था? हाँ, उसमें नहीं हुआ, उसमें मतलब शुरुआती दौर था ना, तो तैयारी भी कम थी उस वजह से। संजू आपका भी उसमें नहीं हुआ था? नहीं, उसमें मेरा भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो जो दोबारा ईओआरओ का पेपर हुआ उसके अंदर आप दोनों का ही हो गया और आप दोनों ही जो है अपने बैच के यंगेस्ट ऑफिसर्स हैं। ठीक है। तो संजू आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मैं एक सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर है वो किसान है और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और आर्थिक स्थिति हमारी सामान्य थी, ठीक है। हम घर में 13-14 लोग हैं और यही 13-14 बीघा ज़मीन थी, तो सब नॉर्मल था। ठीक और है। हम 6 भाई-बहन हैं और मेरे से बड़ी 3 सिस्टर है, एक मेरे से छोटी है, एक भाई है और 6 भाई-बहन हैं, उनमें आप 4 जॉब लगे हुए हो और 2 छोटे वाले तैयारी कर रहे हैं। 5 बहनें और 1 भाई है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी 3 बहनें टीचर हैं और आप ईओ। जी। तो ये ईओ का कैसे माइंड के अंदर आया? टीचिंग की तरफ घर वालों ने परसुएड नहीं किया कि टीचिंग कर लो? नहीं, मैंने 12th करने के बाद में ये था कि आरएस पढ़ना है, तो मैंने आरएस की तैयारी शुरू की। तो उस टाइम जब वैकेंसी आई 2022 में, तो उस टाइम सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इस टाइम में पेपर होगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि मेरी एज कंप्लीट नहीं हो गई थी, मैं अंडर एज थी। तो फिर मैं मेरे सर से मिली, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ना ईयू की तैयारी करनी चाहिए। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ईयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जब मैं सर से मिल के वापस आ अभी रही थी, आपको ईओ की फुल फॉर्म पता है? अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जी। हाँ, तो उस टाइम मैं सर से मिल के घर वापस आ रही थी, तो मैंने रास्ते में सर्च किया कि हाँ क्या होता है ईओ, क्या काम होते हैं ईओ के। और फिर मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया। उस टाइम हुआ क्या कि ये वैकेंसी आई थी लगभग सितंबर में और अगस्त में 30 अगस्त के आसपास आरएस का रिज़ल्ट आया था। मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है जो आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी तैयारी को देख के हमें लगता था कि उनका डेफ़िनेटली आरएस में हो जाएगा। पर उनका आरएस में हुआ नहीं, तो घर का माहौल थोड़ा नेगेटिव हो गया था। नेगेटिव था। हाँ, थोड़े नर्वस थे उस चीज़ को लेके। तो जब मैंने रास्ते में पापा को फ़ोन किया कि सर ने मुझे ईओआरओ की तैयारी करने के लिए सजेस्ट किया है, तो पापा ने पूछा पोस्ट कितनी है। तो उस टाइम जब 2022 में वैकेंसी आई थी, उस टाइम लगभग 70 पोस्ट थी ईओ की, मतलब बाद में बढ़ी थी पोस्ट। तो मैंने कहा ओबीसी गर्ल्स की सिर्फ 2 पोस्ट है। तो पापा का सामने से वो माहौल थोड़ा नेगेटिविटी वाला था, तो पापा का सामने से जवाब था कि अच्छा पूरे राजस्थान में तू ही है, फिर 2 लड़कियां सेलेक्ट होनी है, फिर तेरा ही होगा उसमें। तो मैंने कहा पापा अभी मेरे पास और कोई टारगेट नहीं है, टारगेट के लिए सर ने एक बार गाइड किया है, तो मैं कर लेती हूँ कि ठीक है सर जैसा बता रहे हैं फिर उस हिसाब से कर ले, ठीक है। तो मैंने फिर ईओआरओ की तैयारी करना शुरू किया। फिर जो ईओआरओ का 2023 मई 2023 में पेपर हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसका एक रीज़न ये भी था कि जैसे कुछ टॉपिक थे, ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, आरपीएससी का मेरा पहला एग्ज़ाम था और 12th करने के बाद का भी पहला ही एग्ज़ाम था। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि भई
जो टॉपिक थे जैसे गठबंधन है और लोक नीति है, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मैंने छोड़ दिए थे, मतलब कवर नहीं किए थे 3-4। मुझे ऐसे लगता था कि कोई बात नहीं है, 3-4 टॉपिक है, क्या ही होगा, बाकी सारे अपने अच्छे से कवर है। पर उसका ये हुआ कि जब एग्ज़ाम पास में आती है ना, तब उस टाइम लगता है कि अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कवर नहीं है, 3-4 टॉपिक है, अगर उनसे क्वेश्चन आ गए तो अपन तो नहीं कर पाएँगे। मतलब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लो होता है। और बाद में जब मैंने 2025 में 23 मार्च 2025 को पेपर दिया, उस टाइम मेरी सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने भी टॉपिक थे ना, सब अच्छे से कवर थे। भले ही बेसिक है, जैसे लोक नीति, गठबंधन, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बाकी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। और तो मैंने उनके मतलब बेसिक कवर कर लिया था। मैं ये था कि सिलेबस पे ऐसे था कि हाँ, आएगा तो कर लेंगे। सिलेबस पे अच्छी कमांड थी, तो कॉन्फिडेंस भी हाई था, तो अ, मतलब कुल मिला के भर्ती का रद्द होना आपके लिए, आप दोनों के लिए फ़ायदा कर गया। बहुत अच्छा रहा हमारा। ठीक है। तो अगर स्कूलिंग के बारे में अगर बात करें तो चिरंजी जी कैसे, मतलब पढ़ने में शुरू दिन से ही होशियार थे या फिर बाद में कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे बने? देखो मैम, मैं अपने स्कूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो मैंने अपनी स्कूलिंग भी गाँव के एक सरकारी स्कूल से की है। तो सरकारी स्कूलों में ये रहता है कि टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, बच्चा अपने मन से जो पढ़ता है वही पढ़ता है। तो उसका एक फ़ायदा मुझे ये भी हुआ कि मैंने जो पढ़ा वो अपने मतलब खुद सेल्फ से वो चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल्फ से की है ना, तो बच्चा वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसको कोई टोकने वाला नहीं है कि तेरे को ये करना है, वो करना है, ये पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। तो वहाँ पर मतलब इतना प्रेशर नहीं है जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है कि कल टेस्ट होगा, आपको ये याद करके आना है। वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे आप जो कर रहे हो ना खुद ही कर रहे हो। टीचर का इतना रहता है कि टीचर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, जो टेस्ट लगने हैं वो लगेंगे टाइम से, जो एनुअल एग्ज़ाम होती है, हाफ ईयर एग्ज़ाम होती है वो लगेंगे वहाँ पे। बाकी जो आपको करना है वो खुद से करना है। तो मैं अपनी स्कूल के बारे में आपको और ज़्यादा बताना चाहूँगा कि 7वीं क्लास से मैंने गवर्नमेंट स्कूल में इंटर किया था। तभी से लेकर के मतलब 7वीं क्लास में तो मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ने में, ठीक है। फिर 1 साल में जैसे 8th क्लास में जाके मैंने थोड़ा-सा वो दोस्त ऐसे मिल गए कि वहाँ से एकदम डाउनफॉल शुरू हो गया कि हाँ, फिर जैसे हमारे स्कूल में 9th क्लास में हम 100 के लगभग बच्चे थे और मैं पीछे-पीछे वाली लाइन में बैठता था। तो वहाँ पे ये था कि पीछे 2 वाली लाइन है ना, बेंचेस वाली, उसमें सारे दोस्त ऐसे ही थे कि मतलब वो पढ़ते नहीं थे और बाहर घूमना आ रही है उनका ये लगा रहता था, ठीक है। मैं तो पढ़ता था, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, तो मैं पास हो गया वहाँ पे, 5-7 फ्रेंड वहाँ पे फेल हो गए मेरे। फिर 10th में आने के बाद में भी वही चल रहा था हमारा, स्कूल से बाहर चले जाना और घूमना-फिरना। और मेरे जो टीचर थे मैथ वाले, वो असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक फर्स्ट उनके मैथ से, तो वो हमको मैथ पढ़ाते थे। तो इतना अच्छा टीचर होने के बावजूद मेरे मैथ के अंदर 25 नंबर थे। वो इस फेल वजह हुए से मतलब आप? नहीं, नहीं मैं फेल नहीं हुआ। तो? क्यों हुआ? बताओ, बताओ। मतलब हम जो टीचर पढ़ाते थे ना मैथ वाले, वो राजस्थान फर्स्ट रैंक का वो टीचर पढ़ाते थे, उसके बावजूद मेरे मैथ के अंदर 25 नंबर आए थे कितने बजे से? 100 में से। तो वहाँ पे ये था कि मेरे साथ वाले दोस्त थे ना, वो मतलब पढ़ते भी नहीं थे। तो सर ने बोला कि संगत का कुछ असर पड़ता है क्या चिरंजीव? तो मैंने उनको बोला कि सर, संगत का कोई असर नहीं पड़ता है, ये तो अपने हिसाब से होता है। उन्होंने मेरे को काफ़ी बार समझाया कि तू आगे बैठा कर। मैंने बोला सर मैं यहीं बैठूँगा, पास में हो जाऊँगा। तो वही था कि फिर मेरे साथ वाले सारे जो मेरे पीछे वाली लाइन में थे ना, हम 10 बच्चे थे, 10 में से मैं अकेला ही बचा था। फिर अकेला बचने का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मैं 11वीं क्लास के अंदर अकेला रह गया। मेरे सारे दोस्त थे जो बाहर घुमाने के लिए लेके जाते थे, वो सारे फेल हो गए, तो मैं अकेला ही था। तो वहाँ से मैंने फिर अच्छा करना शुरू किया। 11th के अंदर तो जैसा चल रहा था वैसा कुल ठीक मिला के मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में आप ही एक पास हो रहे थे, बाकी सब फेल हुए हाँ, जा रहे सारे थे। वो फेल तो हो गए। बनौती कौन हुआ? आप फिर कोई बचा नहीं, तो फिर मैंने है ना 11th से मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया कि अभी अपन आपका कोई दोस्त है मतलब? हाँ, अभी मेरे प्लीज दोस्त हैं। आप जो भी इनके दोस्त हैं आप थोड़ा ध्यान रखें आगे। जैसे जी। फिर 12th के अंदर मैंने टॉप किया। अच्छा। ये मैं एक मंशा थी मेरी शुरू से कि होशियार था, लेकिन दोस्त ऐसे थे कि उस वजह से मैं टॉप नहीं कर पा रहा था। तो फिर वो सारे चले गए, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो एक काम तो करते हैं, अपन इस बार टॉप करते हैं। तो फिर 12th में मैंने अपना शेड्यूल इस प्रकार से सेट किया कि अपन को टॉप करना है। तो सुबह जैसे शाम को 4 बजे बैठता था मैं और सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। लास्ट महीने में 1.5 महीने में मैंने ऐसे शेड्यूल रखा कि अपने को टॉप करना है, ये बात दिमाग में थी। फिर उसके बाद में मैंने टॉप किया, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़िया से मैंने टॉप किया। कॉमर्स के अंदर मैं सेकंड टॉपर था डिस्ट्रिक्ट का।
और उसके बाद में मैंने कॉलेज में इंटर हो गया। कॉलेज में जाने के बाद में जैसे 2020 के अंदर कोरोना आ गया था, तो उस वजह से घर पे आके बैठ गए। ठीक है, तो वहीं से पढ़ाई शुरू की मैंने कि बुक्स वगैरह देखना, पटवारी की हो गई, वीडियो की हो गई, तो ऐसे उठा उठा करके देखता रहता था। प्रॉपर गाइडेंस थी नहीं, परिवार में फैमिली में कोई पहले से जॉब में था नहीं, तो मतलब खुद से ही करना था कि हाँ यार ये देख लो वो देख लो। मोबाइल था नहीं पास में कि यूट्यूब पर भी अपन देख लें। और फिर उसके बाद जैसे हम कॉलेज शुरू हुआ, तो कॉलेज के अंदर जैसे हमारी क्लास के अंदर एक लड़की थी, तो वो आरएस की तैयारी करती थी और कॉलेज में फाउंडेशन बेस चल रहा था। तो टीचर सारे उसकी बड़ाई करते थे कि यार ये एसडीएम बनेगी, साथ में ये भी पढ़ रही है, आरएस की भी कर रही है। तो फिर मैंने सोचा यार मतलब क्या है आरएस, अपन अपन नहीं कर सकते क्या? फिर मैंने उस लड़की को पूछा कि क्या मतलब क्या है आरएस वगैरह, तो उसने बोला, टीचर से नहीं पूछा आपने? टीचर्स ने उससे पूछा, मैंने देखा यार ये कर रही है तैयारी तो ये अच्छे से बता पाएगी अपने को। अच्छा। हाँ, तो फिर उसने बोला कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है इसे। मैंने कहा यार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सीधा सीधा बता दी क्या है? बोले ऐसे एसडीएम होता है, ऐसे तहसीलदार होता है, वो बनते हैं इसके अंदर, अकाउंट सर्विस है ये वो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उसने बोला एक बार क्लास लेके देखो आप। तो फिर मैं 2 दिन क्लास में गया, तो 2 दिन तक तो सिलेबस ही डिस्कशन चलता रहा। तो फिर मैंने बंद कर दिया कि यार सिलेबस बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने सोचा कि अपन सेल्फ करते हैं, तो मैंने 2-3 बुक खरीदी, देख करके इधर उधर से की सर्च करके और किसी से पूछ करके फिर मैंने सेल्फ स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई। उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा, वीडियो का दिया, आरएस का दिया, फेलियर भी देखे काफ़ी सारे, लेकिन लास्ट में जा कर के ईओआरओ में हुआ, एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। तो खुद को भी बहुत अच्छा लगा, फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। तो उस लड़की का आरएएस में सिलेक्शन हुआ या नहीं? नहीं, उसने सेकंड ईयर में ड्रॉप कर दिया। वो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट से फॉर्म लगाया उसने, फिर वो प्राइवेट जॉब करने लगी। अच्छा। मेरे को मोटिवेट करके मतलब आपको मोटिवेट। मेरे को मोटिवेट कर गई यार इसके लिए। चलो सही है। संजू, स्कूलिंग बैकग्राउंड। मेरी स्कूलिंग हुई है वो गांव में हुई है। गांव में हमारा स्कूल है सनातन धर्म आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरे पापा की स्कूलिंग भी उसी स्कूल से हुई है। अच्छा। हाँ, और मेरी भी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक लगातार एक ही स्कूल में। और मैं हमेशा से टॉपर रही थी, सिर्फ 10th क्लास को छोड़ के। ठीक है। और 10th क्लास में मेरे 83% थे। मुझे उम्मीद थी कि 90 प्लस, ठीक है। और मैंने सब लोगों को बोल भी दिया था घर पे और स्कूल में, सबको ये था कि ये टॉपर है, ठीक है। मैं अच्छा, हमेशा आपने पहले ही अनाउंस कर दिया हाँ था कि पहले मैं अनाउंस टॉप करने कर दिया, वाली हाँ हूँ। मैं टॉप Alright, करने वाली हूँ, मेरे 90 प्लस होंगे। ठीक है। पर ठीक है, जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। और मेरे परसेंटेज थोड़े कम बने, तो उसके बाद से मैंने सोचा कि हाँ मुझे 12th में तो हर हाल में तहसील टॉपर बनना है। और 12th में मेरे 94% है। और उस टाइम मुझे लगता था, मतलब ये था एक टारगेट था कि कुछ भी हो जाए बोले अपने को टॉप करना है, चीर फाड़ हो जाए चाहे। कुछ भी हो जाए। वो उस टाइम की पढ़ाई मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से की थी। जैसे बोलते हैं ना, शिद्दत के आगे सब शून्य है। तो हाँ, मैं ये अच्छे से रियलाइज करती हूँ कि हाँ सच में शून्य है, शिद्दत है तो अगर सोच लिया कि हाँ कुछ करना है तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 12th के बाद में मैंने आरएस की तैयारी करना शुरू किया। और आरएस की तैयारी तो पहले से जैसे अखबार में, जैसे न्यूज़पेपर में रिजल्ट आता था तो बराबर साइड में लिखा हुआ था कि लक्ष्य क्या है। तो सब जो जैसे सब लोग लिखते थे राजस्थान प्रशासनिक सेवा। तो उस टाइम मैंने भी सर से, जब मैं 10th क्लास में थी, उस टाइम मैंने सर से पूछा कि सर ये राजस्थान, सब राजस्थान प्रशासनिक सेवा ही लिखते हैं, है क्या ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा? तब उन्होंने बताया कि एसडीएम तहसीलदार। तो 10th क्लास में जैसे हमारे गांव में एसडीएम सर आए थे, हमारे रावत सर के एसडीएम थे अभी गर्ग सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, मैं पहली बार उनसे मिली थी। तो उस टाइम मिल के ये मोटिवेशन आया कि हाँ अपन को भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना है। फिर 12th के बाद में मैं तैयारी करने बाहर चली गई थी। और फिर उसके बाद में 2022 में वैकेंसी आई। उस टाइम मैं अंडर एज थी, आरएस वाला कर नहीं सकती थी। और मेरे ये था कि मुझे एक टारगेट चाहिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। तो जैसे मेरे सर ने मुझे गाइड किया कि आपको ईओआरओ की तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने ईओआरओ का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं फेल हो गई। और फिर उसके बाद में मैंने आरएस प्री दिया, आरएस मेंस दिया। और फिर ये 25 अक्टूबर 2024 को पेपर कैंसिल हो गया। और फिर पेपर कैंसिल होने के बाद में वापस ईओआरओ की तैयारी शुरू की।
और 23 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ उसमें फाइनली हमारा सिलेक्शन हो गया था। और अभी मैं दिशाशी अधिकारी अभी हूँ मैं दिशासी अधिकारी हूँ। और आपके समक्ष पॉडकास्ट में हाजिर हूँ। हाँ। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आप दोनों का एकेडमिक बैकग्राउंड शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। मतलब एक जो डिसिप्लिन वाली हैबिट है वो शुरू दिन से ही इनकलकेट हो गई थी कुल मिलाकर। ठीक है, तो संजू आपका ये पहला ही मतलब एग्ज़ाम था लाइफ का और इसी में ही आपका सिलेक्शन हो गया। भर्ती रद्द होने के बाद में इसी में ही सिलेक्शन हो हाँ, ये मेरा पहला एग्ज़ाम था और इसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो संजू जनरली आप तो जैसे 5 बहनें हैं, तो जनरली लड़कियों को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजने से लोग डरते हैं। लेकिन आपकी तो परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी नहीं, उसके बाद में भी कैसे वो बाहर भेजने में एग्री हो गई? मेरे जो सबसे बड़े दीदी है सुमन दी और पूजा दी, उन्होंने जैसे बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया था 12th के बाद में, तो पूरे गाँव में लगभग 10 से 15 लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया, किसी का नहीं हुआ बाकी का, सिर्फ़ दीदी का, दोनों मेरे दोनों सिस्टर थे, दोनों का सिलेक्शन हुआ। तो वो एक मोटिवेशन मिला, जैसे गाँव में सब लोग पापा को बोलते थे कि भई हमारी बेटियों का होता तो हम उनको बाहर जाने का मौका देते, आपकी बेटियों का हुआ है तो आप उनको बाहर ज़रूर भेजना। और मेरी दादी का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। एक बार पापा ने बाहर भेजने से मना कर दिया था, तो उस टाइम दादी तो इस बात तक आ गए थे कि अगर मुझे मेरी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी मेरे हिस्से की, तो मैं प्रॉपर्टी बेच के भी मैं मेरी पोतियों को पढ़ाऊँगी। मतलब महिला की हर समय दुश्मन नहीं होती नहीं, है, बिल्कुल वो भी नहीं। हाँ, सपोर्ट सिस्टम भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और उसके बाद में उन्होंने बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद में 6 महीने तैयारी की, 6 महीने में दोनों बहनों का सिलेक्शन हो गया। और जैसे-जैसे पॉजिटिव रिज़ल्ट आते गए, वैसे-वैसे जो धारणा जो बनी हुई थी गाँव की, परिवार की, वो बदलती गई, ठीक है? और तो संजू जैसे आप अभी ईओ बने, तो गाँव के अंदर आपके अधिशासी अधिकारी बनने के बाद में कितनी अवेयरनेस आई है? अभी क्या सभी को इस वैकेंसी के बारे में पता चला? देखो, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। जैसे हाल में ही एक मज़ाकिया घटनाक्रम हुआ कि जैसे मेरे दीदी थे, वो ननिहाल गए। वहाँ पे एक नानी जी उनको मिले, तो वो जैसे प्रशंसा कर रहे थे कि भई सारी बेटियाँ कामयाब हो रही है, अच्छा नाम हो रहा है। तो मैं कि जो मेरी जो पोतियाँ हैं, उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी का नाम रुकमा है, तो कि मैं भी उनको मोटिवेट करती हूँ कि जैसे रुकमा की बच्ची है, उसका सिलेक्शन हुआ है, अरे कम से कम सफाई कर्मचारी तो बन जाओ, उसका सफाई उसका नगर पालिका में वो जैसे नगर पालिका में सफाई कर्मचारी बनी है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो ना, तो कि मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। सो कुछ लोगों को नहीं पता है अभी भी। जी। हाँ। ठीक है। तो चिरन जी, आपको जब तैयारी के दौरान जब नर्वस फ़ील करते थे, तो मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? मोटिवेशन के लिए तो ये था कि फैमिली का अच्छा सपोर्ट था कि आप अच्छे से तैयारी करो। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एजुकेशन को लेकर के मेरी फैमिली बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव है। मेरी मम्मी बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है, तो उनको भी ये लगता है कि यार अपन तो नहीं पढ़े लेकिन अपने बच्चों को तो अच्छे से पढ़ाएँ। तो मेरी सिस्टर जो बड़ी सिस्टर है ना, तो वो 10वीं में 2 बार फेल हुई है, तीसरी बार पास हुई थी वो। हाँ, तो मैं ये बहुत अच्छा मानता हूँ कि मेरी मम्मी ने उसको 3 बार मौके दिए कि इस बार नहीं हुई तो फिर से कर। यही मेरे साथ में हुआ, उन्होंने कहा कि इस बार नहीं हुआ तो क्या आगे कर, फिर कर, फिर कर। तो मैं आज एक अच्छी पोस्ट पर पहुँचा हूँ, उसकी वजह वही है। और ये है कि फैमिली अपने को सपोर्ट करती है, लेकिन वही रहता है कि जैसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उनको रहता है कि जल्दी जॉब पकड़ लो। तो उस चक्कर में उनका ये था कि जैसे मैं आरएस की करना चाहता था, लेकिन उनका ये था कि जल्दी से जॉब पकड़ लो, कोई भी है, बाबू बन जा, कि वो उनका एक वो है ना जैसे कि बड़ा-बड़ा गाँव जा, बड़ा-बड़ा लाडू खा, कि एक बार बाबू-बूबू कुछ भी बन जा तू। मैंने कहा मम्मी अभी टाइम लागी पर थोड़ा। आप बाबू नहीं बने, हाँ, वही है ना देखो, आप ईओ बने। अच्छा अपने प्रति ईमानदार थे, अच्छे से तैयारी कर रहे थे, अपना टाइम खुद को दिया तो आज बढ़िया अच्छे से बढ़िया अच्छी पोस्ट पर पहुँचे हैं। तो वो चीज़ें मतलब करते रहना चाहिए कि वो है ना जैसे कि आँधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफ़ाक तो नहीं, शायद मेरी कश्ती ही इम्तिहान के काबिल रही होगी। तो उस दौरान मतलब अपने आप को करता ही रहना चाहिए। आपके प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, मतलब अपना बेस्ट देना वो दे सकते हैं आप। होना या ना होना वो तो आगे की बातें हैं, किस्मत की बातें हैं। लेकिन
मेरा मानना ये है कि जो आपको 1 साल, 1.5 साल जो भी देना है ना खुद की लाइफ़ के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ़ बनने वाली है। इससे फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा और आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए है ना, ये नहीं सोचना है कि यार होगा, नहीं होगा, वो बाद की बातें हैं, देखी जाएँगी वो। तो इस दौरान ना आपको बिल्कुल एकदम उसी हिसाब से लगे रहना चाहिए। कुल मिला के आपके परिवार को एक फूल की चाहत थी और भगवान ने आपको पूरा बगीचा ही दे दिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए और मैं भी अपने प्रति ईमानदार था और अपनी पढ़ाई को लेकर भी बहुत ईमानदार था और उसी दौरान मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह उन चीज़ों में कभी गया नहीं कि अपन किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो मतलब बढ़िया से लगा रहा, बढ़िया हार्ड वर्किंग किया तो ठीक है, अच्छे से जो मिलना था अपने को किस्मत ने उससे बहुत अच्छा दे दिया। इतनी कम उम्र के अंदर इतनी समझदारी कहाँ से आई? ये तो वही है, देखो बछिड़ खाते हैं बहुत सारी चीज़ें, वही है बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, बछिड़ खाने से आती है ना। तो वही आप जैसे जितना ज़्यादा टकराओगे लोगों से, तो समझ तो अपने आप बन ही जाएगी फिर धीरे-धीरे। अच्छा, अगर फ्रेंड सर्कल की करें तो फ्रेंड सर्कल का कितना इम्पोर्टेंस रहता है? देखो फ्रेंड सर्कल का पूरा इम्पोर्टेंस रहता है, जैसे मेरे स्कूल में जो मेरे बैक बेंचर्स वाले दोस्त थे, वो अलग टाइप था, लेकिन उसके बाद जैसे मैं तैयारी के दौरान लाइब्रेरी में पहुँचा, तो वहाँ पर मेरा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल था। सारे मतलब तैयारी करने वाले थे। मेरे जो इधर बैठता था, वो अभी आरपीएफ में लगा है और जो मेरे इस साइड बैठता था, वो अकाउंटेंट बन गया और एक और था, जो हम 4-5 एक लाइन में बैठते थे, वो ग्राम सेवक बन गया। कुल मिला के आपके पास में बैठना है। हाँ, मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा था, जो साथ में बैठते थे सारे, मतलब 2025 के अंदर सभी की जॉब लग गई और बढ़िया से मतलब बहुत अच्छा था। बाकी जैसे लाइब्रेरी में भी ये था कि कोई डिस्कशन करना होता था, तो हम नीचे आ जाते थे, 4-5 दोस्त थे। तो फ्रेंड सर्कल कुल मिलाकर के ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। हाँ, ग्रुप डिस्कशन का ये है, जैसे कोई पेपर होता है तो उस हिसाब से, जैसे जब एक पैटर्न वगैरह चेंज होता है, तो उस पे थोड़ा कर लेना चाहिए अपने बुक्स वगैरह को लेकर के, अच्छा रहता है। संजू। मेरी इस जर्नी में मेरे जो दोस्त थे उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। वैसे मेरे फ्रेंड बहुत कम थे। हम 3 फ्रेंड थे, मतलब आरजू, महक और संजू। मतलब पूरे बैच में हमें ऐसे कि हाँ, आरजू, संजू, महक तीनों का ऐसा नाम एक साथ लिया जाता था, ठीक है? और मेरे जो फ्रेंड है आरजू और महक, अभी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो सेकंड ग्रेड का। हाँ, सेकंड ग्रेड आज का हो भी जाएगा इस बार। वो राजस्थान के टॉपर है। मान के चलो कि हाँ, वो डेफिनेटली 100% श्योर है कि वो राजस्थान की टॉपर है। ईओ में भी तो बंडो से ही रही थी आज। हाँ, ईओ में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ था, पर कुछ वजह से चलो। तो फ्रेंड सर्कल कुल मिला के थोड़ा हाँ, positive अच्छा, हो। हाँ, अभी मेरे 2 जो फ्रेंड है आरजू और मैक, दोनों का सेकंड ग्रेड में हो जाएगा आराम से। गुड। लाइब्रेरी प्रीफर करते हो या फिर रूम पे रहकर पढ़ाई करना? चिरंजी। हाँ, लाइब्रेरी का ये है, देखो जैसे अपन घर पे तो क्या है कि कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, मम्मी के पास कोई आके बैठ गया, तो अपना दिमाग उधर चला जाता है कि घर के जो अलग बातें होती हैं उनमें ज़्यादा डाइवर्ट होता है ये दिमाग, कि अपन भी जाकर के उनके पास में खड़े हो जाएँ, थोड़ा सुन लें। तो लाइब्रेरी का ये है कि लाइब्रेरी में चले जाते हैं तो अपन वहाँ पे 8-10 घंटे बैठते हैं, तो कम से कम आप 6-7 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ोगे ही। लाइब्रेरी में जाते हो, खुद नहीं पढ़ोगे तो किसी को देख कर के पढ़ लोगे। तो लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और जो अभी लाइब्रेरी कल्चर चला है ना, ये गाँव ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव साबित हो रहा है। मतलब सभी आस-पास में लाइब्रेरियाँ खूब सारी हो गई हैं। तो लाइब्रेरी में बैठने का एक फ़ायदा ये भी है कि वो अपने मतलब जो पारिवारिक जो है ना डिस्टर्बेंस, उसको छोड़ कर के एक ऐसे माहौल में आ जाते हैं, जहाँ पर मतलब पूरा एकदम वो सर्किल बना हुआ रहता है कि यार हर कोई पढ़ रहा है तो आपने भी पढ़ ले, और बहुत अच्छा रहता है। तो संजू, आप लाइब्रेरी या रूम? मैं रूम पे ही पढ़ती थी हमेशा। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें जो सुटेबल हो वो करना हाँ, चाहिए अपने हिसाब से जनरली। जैसा सही लगे उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अच्छी। तो अभी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का भी कल्चर है। स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं कई बार ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं कि स्टडी पे बहुत ही ज़्यादा उसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? ये तो देखो जैसे ये है, जैसे शहर में जाके पढ़ना है, गाँव में पढ़ना है, तो मतलब शहर में आपको एक अलग ही वातावरण मिलेगा वहाँ पे, है ना? तो टॉक्सिक रिलेशनशिप, आजकल रिलेशनशिप वाली वो बात रही नहीं है, है ना? तो उम्मीदें कुछ ज़्यादा हो गई हैं लोगों को आपस में कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मेरा मानना ये है कि आप जैसे तैयारी कर रहे हो, तो 1 डेढ़ साल जो देना है ना आपको, तो वो खुद के लिए मतलब दे दे रहे हो, तो उसमें एक बार ऐसा डिस्टर्बेंस ना लाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है।
क्यों वो अब बाकी बहुत उम्र पड़ी है सब करने के लिए। तो एक बार के लिए जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, अपने खुद को टाइम दे रहे हैं ना, उस दौरान खुद को टाइम ही दो। मतलब कुल मिला के 2 नाव पे सवार नहीं हाँ, होना है फिर एक आप बार। ये है कि जैसे-जैसे मैच्योर होगे तो फिर रिलेशनशिप चीज़ें, वो सारी चीज़ें समझ में आएँगी। उसके बाद ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरा ये मानना है। सेटल भी हो जाओगे उसके बाद में तो वो ज़्यादा अच्छा तो रहता चीज़ें है। वर्कआउट भी करेगी। हाँ, ये है। संजू, आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे हमारे एक सर थे जो हमें हमेशा बोलते थे कि अगर आपने 12th के बाद 5 साल मेहनत कर ली तो आगे 35-40 साल बहुत अच्छे हैं। और अगर आपने ये जो 5 साल है 12th के जस्ट बाद के, ये अगर आपने स्पॉइल कर दिए, तो आपके जो 35-40 साल है ना, वो एक सामान्य ज़िंदगी हो गई। अगर आप 5 साल अच्छे से मेहनत करते हो तो बहुत अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। संजू, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे गर्ल्स है, एक तो आप तो अनमैरिड थी, आपने तैयारी करी, एक तरफ मैरिड होती है, वो लड़कियाँ तैयारी करती है, तो क्या एक एडवांटेज अनमैरिड लड़की को मिलता है इन कंपैरिजन टू मैरिड गर्ल्स? अनमेरिड में ये होता है कि उसके पास में सिर्फ एक ही काम होता है, सिर्फ पढ़ाई करना। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब मैरिड होते हैं तो परिवार को सँभालना, बच्चों को सँभालना और परिवार की उम्मीदें वो बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ, बहू ये करे, बहू वो करे। सारा काम पहले करे, सारा फिर पढ़ाई करे। हाँ, लेकिन तो लड़के उनके को पास में 2 काम कंपैरेटिवली होते हैं कि हाँ परिवार का काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। तो जो भी अनमेरिड लड़कियाँ हैं, मेरा तो उनको यही है कि मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो परिवार वालों ने, आपके माता-पिता ने आपको भरोसा करके जो मौका दिया है, उनकी जो उम्मीद है, उन पे आपको खरा उतरना चाहिए। कि अभी जो आपके पास में टाइम जो आप फ्री माइंड से पढ़ रहे हो, शादी के बाद में उतने फ्री माइंड से नहीं पढ़ सकते। क्योंकि हर कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। हाँ, कुछ केस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि कुछ ससुराल वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होते हैं। पर ज़्यादा अच्छा अनमेरिड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा मिलता है। तो कुल मिला के यही है कि अगर आप शादी से पहले सक्सेसफुल हो जाओ तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि शादी के बाद में दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, घर के सारे काम भी करना, फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी, उसके बाद में अगर शादी ब्याह है इधर फंक्शन, तो वो उसमें बहू की सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाना, फिर मतलब स्टडी को कंटिन्यू करना और इतने टफ कंपटीशन के दौर के अंदर बेहतरीन परिणाम देना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको शादी से पहले अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो इसको ग्रैब करें और जस्ट अपना 100% दें, तो ये अपॉर्च्युनिटी कुल मिला के बाद में आपको इतनी नहीं मिल पाएगी जितनी आपके पास में अभी अवेलेबल है, ऐसा आप कहना चाह रही हैं? तो चिरन जी एंड संजू दोनों ही आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, यंगेस्ट भी है। आपको चिरन जी कैसी लड़की देख रहे हैं आप? जैसे मैडम मेरा ये है कि मैं टीचर देख रहा हूँ। अच्छा। तो वो इसलिए नहीं देख रहा है कि वो जॉब में हो, मैं वो इसलिए देख रहा हूँ कि उनके पास में थोड़ा टाइम मेरे से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जैसे 1.5 महीने की छुट्टी आ गई, फिर जैसे समर वेकेशन आ गए और ये अपनी विंटर वेकेशन आ गए, तो वो आराम से फैमिली को भी मैनेज कर लेगी, थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लेगी। तो ये चीज़ें बस इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि हाँ, टीचर ज़्यादा क्योंकि प्रेफ़र करता हूँ। ईओआरओ की जॉब थोड़ा हाँ, बहुत हेक्टिक रहती है, हाँ, तो तो मेरे पास तो देखो फिर टाइम का वही है कि उनके पास एक कम से कम एक के पास तो टाइम रहे। जी, बिल्कुल। तो काम-वाम काम-वाम तो मैं खुद कर लूँगा। ओके। तो देख लो भई लड़कियों, इससे अच्छा मुझे लगता नहीं है लड़का कोई मिलेगा जो कह रहा है कि काम-वाम मैं खुद कर लूँगा, बस टीचर होनी चाहिए। तो जितनी भी टीचर है, आवेदन कर सकते हैं। सच्चू, आपको कैसा लड़का चाहिए? मुझे चिरंजी जैसा कि जो चिरंजी काम काम हम खुद कर ले। जैसा लड़का चाहिए जो काम-वाम खुद कर ले। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा हाँ, सपोर्टिव हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ईओआरओ हो, की जॉब केयरिंग हो। बहुत टफ रहती है। अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, हर बात को समझे। जी। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हाँ, टीचर हो या फिर कोई ऐसी सर्विस जिसमें वो परिवार को टाइम दे सके। क्योंकि ईओआरओ का तो आपको पता ही है बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो वो परिवार को, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। तो उस हिसाब से मैं भी चाहती हूँ कि कुल मिला के दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर की जॉब अगर कंपैरेटिवली कम हेक्टिक हो तो चीज़ें मैनेज करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो सोशल मीडिया जो है आज के टाइम में एक डिस्ट्रैक्शन का कारण है। आपकी प्रिपरेशन के दौरान क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे? नहीं, मेरे पास तो यहाँ तक कि एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। मेरे कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। मैं सिर्फ़ टेलीग्राम चलाती थी, वो भी स्टडी पर्पज़ से। और कीपैड फ़ोन था और लैपटॉप था।
और मैं तो ये आज ये स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और अभी भी मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने 10-12 दिन पहले ही बनाया है। अभी तक मेरे 0 फॉलोवर्स हैं। अच्छा, 0 फॉलोवर्स हैं। तो आप अपनी आईडी का नाम बताती? वो मुझे भी याद नहीं है। ओके। वो तो मैंने ऐसे रील देखने के लिए बना लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप मेरा अकाउंट फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं बोलिए बात कुछ है। बिल्कुल। संजू मेरी दोस्त है, तो मैं वहाँ पर संजू की फ़ोटो-वोटो डालती रहूँगी। आप मुझे देख लेना इनके साथ में। चलो उसके बाद में अगर हम बात करें कि स्ट्रगल पे हमने चर्चा की, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? ये स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने घंटे पढ़ाई की? चिरन जी। देखो, घंटे जो आप दे रहे हो पढ़ाई के लिए, जो ईमानदारी से दे रहे हो ना, तो 6-7 घंटे भी काफ़ी हैं। आप मैटर कैसा पढ़ रहे हो, क्वालिटी वाला पढ़ रहे हो या क्वांटिटी वाला पढ़ रहे हो, तो उस पे वो ज़्यादा वो मैटर करता है कि क्वालिटी पढ़ रहे हो तो आप 6-7 घंटे, 8 घंटे भी काफ़ी हैं। और आज के दौर में जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हर बच्चा मतलब अच्छे से टाइम देना चाहता है अपनी पढ़ाई को। तो वही है कि आप वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ता है, किसको कितना ज़्यादा कैचअप पावर कितनी क्या ज़्यादा है, किसको मतलब टाइम कितना है, उस हिसाब से होता है वो तो। अभी आपको सर्विस में 1 साल हो गया है। तो संजू अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताइए। क्या शेड्यूल रहता है? कितने महीने की ट्रेनिंग होती है और कहाँ होती है? 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। ये तो फिक्स नहीं है कि कहाँ होती है, क्योंकि ओटीएस में भी हो सकती है और कहीं और भी हो सकती है। तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी वो एमएनआईटी में हुई थी, और हमारी जो रहने की व्यवस्था थी वो आईजीपीआरएस में थी। तो रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। 2 बार हमें नाश्ता 2 बार 2 बार मिलता था? नाश्ता मिलता था। अच्छा एक मिलता था? बिल्कुल, एक बार आईजीपीआरएस में मिलता था और एक बार एमएनआईटी में मिलता था। ठीक है। और अच्छी रही हमारी ट्रेनिंग। 9:30 से हमारे सेशन शुरू होते थे, 6 बजे तक सेशन होते थे, और हमारे जो सीनियर थे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आते थे, और काफ़ी अच्छी रही ट्रेनिंग। तो रूम वगैरह में भी अच्छी फैसिलिटी थी? एसी-वेसी लगे हुए थे बढ़िया? हाँ, अच्छी व्यवस्था थी, 2 सीटर रूम थे, और एसी भी लगी हुई थी, गीज़र भी लगा हुआ था, मतलब हर सुविधा थी। मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट अच्छा हाँ, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। बढ़िया। मतलब तैयारी के दौरान जो स्ट्रगल रहा उसका फल मिल गया कुल मिला के आपको। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो पहली आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? मेरी पहली पोस्टिंग रतन नगर चूरू में हुई थी। 24 नवंबर 2025 को मैंने जॉइन किया था, और अभी हाल फिलहाल ये डीएलबी द्वारा ये ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हुई है, और उसमें मैंने अभी 3 दिन पहले ही श्री विजयनगर गंगानगर ज़िले में जॉइन किया है, और अभी 21 जुलाई को पूरा 1 साल हो जाएगा जॉइनिंग को। ठीक है। तो आप इतनी कम एज के अंदर इस जॉब में आ गए, तो जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो तो ऐसे नहीं लगता कि हमारे आस-पास वाले उम्र में बड़े हैं, तो आपकी बातों को सीरियस ले लेते हैं? जैसे रतन नगर में मेरे पास लगभग 70-80 लोगों का स्टाफ था। तो 70-80 लोगों के स्टाफ में सबसे छोटी मैं ही थी। पर वो होता है ना कि ऑफिस का जो हेड होता है उसकी बातों को सीरियस तो हर कोई लेता ही है। जी। हाँ। तो कुल मिला के पद में ही पावर होती है। जी, बिल्कुल। चिरन जी, आपकी पहली पोस्टिंग? मेरी पहली पोस्टिंग 23 नवंबर 2025 को झुंझुनू नगर परिषद में हुई और फ़िलहाल मैं वहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोबेशन आराम से वहीं गुज़रे, इसलिए एक बार मैं वहीं रहना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं अपनी मेन सीट पे जाना चाहूँगा, और जो मैंने अभी सोच रखा है क्या-क्या अपने को काम करने हैं, और यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, वो जाके मैं वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करूँगा। तो संजू आपका ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होने का आया है। नगर पालिका के अंदर एक अधिशासी अधिकारी की क्या पावर होती है और जनरली क्या उनके कार्य होते हैं? अगर आप संक्षिप्त के अंदर बताना चाहें तो? अधिशासी अधिकारी होता है वो पूरी एक सिटी का मैनेजर होता है। मतलब पूरी सिटी में कैसे उसको चलाना है, कि विकास कार्य करने हैं, क्या-क्या डेवलप करना है, वो सारा अधिशासी अधिकारी के हाथ में होता है। और अगर कार्यों की बात करें तो सबसे पहला तो होता है विकास कार्य, जैसे सड़क का निर्माण करना, नाली निर्माण करना, पार्क निर्माण करना, और एक होता है सैनिटेशन, सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ये सारे ईओ के काम होते हैं। और इसके अलावा सरकार ने जो भी योजनाएँ लागू कर रखी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, पीएम स्वनिधि योजनाएँ हो गई, उनको मतलब उनका प्रभावी संचालन करना, उनको हर लोगों तक पहुँचाना, ये सारे ईओ के काम होते हैं। और पट्टा वितरण भी आप? हाँ, भूमि शाखा से संबंधित काम भी होते हैं, जैसे कि नामांतरण करना,
उपविभाजन करना, भू आवंटन करना, पट्टे जारी करना और अपन मान सकते हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे काम जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, ये सारे काम होते हैं। ठीक है। तो ये ईओ के कार्य है। अगर पे ग्रेड की बात करें तो क्या होता है ईओ का पे ग्रेड? ईओ का पे ग्रेड होता है वो 4200 पे ग्रेड होता है। आरओ का? आरओ का 4800 पे ग्रेड होता है। ठीक है। तो अभी आपकी जो प्रोबेशन के टाइम पे सैलरी आ रही है, जो कट कर आती है, वो कितनी है? वैसे पे ग्रेड के अनुसार हमारी सैलरी है वो 26,500 है और इन हैंड लगभग 24,900 के लगभग है, जीपीएफ और आरजीएचएस कटौती होने के बाद में। और प्रोबेशन के बाद में लगभग होते हैं 65 के आसपास होते हैं। ठीक है। तो आपकी जब ट्रेनिंग हुई थी या फिर आपके जो साथी है, कितनी सीटें थी? लगभग टोटल 111 सीट थी, जिसमें से 90 ईओ की सीट थी और बाकी सारी आरओ की सीट थी। और इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उसमें जॉब वाले कितने थे और बिना जॉब वाले कितने थे? 111 में लगभग 65 से 70 के बीच में पहले से जॉब में थे। पहले से जॉब में थे? जी। जॉब गए किस टाइप की जॉब में थे? 6600 पे ग्रेड तक के थे, जैसे प्रिंसिपल, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर, 4-5 सब इंस्पेक्टर भी थे और टीचिंग लाइन से काफ़ी थे, वीडियो भी थे, पटवारी भी थे और जीएसटी में इंस्पेक्टर और मतलब अच्छी पोस्ट वाले थे। मतलब 6600 पे ग्रेड छोड़ के भी अधिशासी अधिकारी के लिए उन्होंने आवेदन करा और एग्जाम पास भी किया है। इसका मतलब पोस्ट के अंदर पावर तो है। जी। तो अगर हम बात करें आपके हायरार्की की, तो संक्षिप्त के अंदर आप हायरार्की बताना चाहेंगे? जैसे अभी हम ईओ फोर्थ हैं, ईओ फोर्थ का पे ग्रेड होता है 4200, फिर ईओ फोर्थ के बाद में आता है ईओ थर्ड, जिसका पे ग्रेड होता है 5400 और ईओ थर्ड के बाद में आता है ईओ सेकंड, जिसका पे ग्रेड होता है 6000 पे ग्रेड और सेकंड ईओ सेकंड से कमिश्नर 6600 पे ग्रेड। और अगर आरओ की बात करें, ईओ और आरओ दोनों एक ही पोस्ट है, दोनों अलग नहीं है। आरओ की बात करें तो आरओ जो सेकंड है उनका पे ग्रेड 4800 पे ग्रेड है। आरओ फर्स्ट है उनका पे ग्रेड है वो 5400, मतलब ईओ थर्ड के बराबर होता है आरओ फर्स्ट का पे ग्रेड। और फिर ये जो आरओ फर्स्ट होते हैं वो ईओ थर्ड और ईओ सेकंड और फिर कमिश्नर। अच्छा, तो अभी आपको जो सुविधाएं मिल रही है उसमें क्या-क्या है? मतलब क्वार्टर, गाड़ी, ड्राइवर, ये सब मिलता है? जी, राजकीय वाहन भी मिलता है, ड्राइवर भी मिलता है और राजकीय आवास भी मिलता है। मतलब सारी लगभग सारी सुविधाएँ मिलती हैं जो मतलब प्रशासनिक सेवाओं में जो भी सुविधाएँ मिलती हैं, वो सारी सुविधाएँ मिलती हैं। अच्छा, लगभग जो आपके दिशा निर्देश के अंदर कर्मचारी काम करते हैं, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे ब्रीफ में? जैसे नगर पालिकाएँ हैं वो अलग-अलग कैटेगरी की है, जैसे सी श्रेणी की नगर पालिका, डी श्रेणी की नगर पालिका। तो सभी नगर पालिकाओं में श्रेणी के हिसाब से स्टाफ की संख्या होती है। जैसे डी श्रेणी की नगर पालिका में लगभग 70-80 लोगों का स्टाफ होता है और सी श्रेणी की है तो वहाँ 150 तक भी हो सकता है। और मतलब सफाई कर्मचारी होते हैं लगभग सी श्रेणी की नगर पालिका में माने तो 70-80 सफाई कर्मचारी हो गए और एलडीसी, यूडीसी, अकाउंटेंट, जेईएन, आईएन और फायर स्टाफ, ये सारा स्टाफ होता है। मतलब पूरे आपको अभी जो विजयनगर वाली आपकी नगर पालिका है, वो सी श्रेणी की है या डी की? और सी श्रेणी की नगर पालिका, और रतन नगर वाली? रतन नगर डी श्रेणी की थी। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। ओके। अगर हम सिलेबस की बात करें ईओ आरओ के, तो हमारी इससे पहले एक वैकेंसी आई थी 2015 के आसपास में। अगर आपने एग्ज़ाम्स देखे हैं तो क्या परिवर्तन आपको नज़र आता है ट्रेंड के अंदर? कितना चेंज हो गया है अभी ट्रेंड? अभी तो आरपीएससी का ट्रेंड फुल चेंज ही मानो आप। आरपीएससी अभी अलग ही मोड में चल रही है। तो 2000 जो 13 के 16 के जो पेपर थे वो अलग लेवल के पेपर थे। यहाँ तक कि हमारा जो 2022 में जो वैकेंसी आई उसके जस्ट बाद, जैसे 2023 में, मई 2023 में पेपर हुआ, वो भी बीएसटीसी लेवल का पेपर था, बहुत सिंपल पेपर था। मतलब उसमें जैसे मेरे भी 98 क्वेश्चन सही हुए थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। आपने वो भी दिया था? जी, वो भी दिया था मैंने। और
अभी लगभग 2024 के बाद में आरपीएससी ने अपना पैटर्न, जैसे वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो पैटर्न है वो फॉलो कर रही है। तो अब पैटर्न में काफ़ी बदलाव आ गया है। करंट में आप क्या बदलाव देखते हैं? कर एंड ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत वेग और बहुत ही ऐसे डेटा फैक्ट वाला जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी पूछा जा रहा है? पहले ये था करंट में कि जैसे 2022 का हमारा पेपर था, उस टाइम इस प्रकार की चीज़ें पूछी गई जो सब लोगों को पता थी। वो मतलब हाइलाइटेड चीज़ें पूछी जाती थी। और अभी तो आरपीएससी इतना डीप पूछ रही डीप है। में पूछ रहा हाँ, है कि काफ़ी आप डीप में शुरू पूछ से रही है। पढ़ाई करके और सक्सेस नहीं ले सकते हैं, आपको एकदम डीप डेप्थ में एनालिसिस करना पड़ेगा चीज़ों का। जी, बिल्कुल। ठीक है। हम बुक लिस्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न यही है, जनरली जो पार्ट 1 है उसमें तो बच्चों को इतना कन्फ्यूज़न नहीं है, पर पार्ट 2 से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आ रही है। इसके बारे में आप बताइए, सबसे पहले ऑथेंटिक बुक लिस्ट के बारे में बताइए, आपने कौन-कौन सी बुक से कवर किया? पहले मैं थोड़ा पार्ट ए के बारे में बता देती हूँ, ठीक है? तो पार्ट ए मतलब जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है। 120 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें से पार्ट ए है वो 80 नंबर का है और पार्ट बी है वो 40 नंबर का है। पार्ट ए में सबसे पहले अपन बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है। तो जैसे मैंने जो फॉलो किया वो बता रही हूँ मैं। और जिस हिसाब से अभी आरपीएससी का पैटर्न है तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं तो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की आरबीएससी बोर्ड की बुक, जिसमें मुख्यतः 9th और 10th की, ठीक है? और उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक बुक है, जैसे एक है हुक्मचंद जी जैन की है, एक राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा नाम से डॉक्टर जयसिंह नीरज और डॉक्टर भगवती लाल प्रसाद की बुक है। और इसके अलावा जो भी पिछले 3-4 सालों में जो भी पेपर हुए हैं उनको भी एक बार देखना चाहिए कि आरपीएससी किस प्रकार के सवाल पूछ रही है, उससे एक आइडिया आता है। और उसके बाद अपन राजस्थान जियोग्राफी की बात करें तो एक ऐसा पार्ट जिसमें सबसे कम टॉपिक है और मतलब बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जियोग्राफी में जैसे 20 सवाल आते हैं तो मेरे भी 20 में से 19 क्वेश्चन सही थे। तो मैंने सिर्फ एक ही बुक फॉलो की थी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक है अच्चम सक्सेना, बहुत छोटी बुक है, देख के ऐसे लगता है जैसे कि इनफ नहीं है, पर बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो पिछले सालों के जो भी पेपर है 3-4 साल के, और जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि कृषि का टॉपिक है, तो वो टॉपिक अपन को एक को जो सर्वे है उस सर्वे से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जैसे वन रिपोर्ट है और कोई भी खनिज पॉलिसी आई है, इस प्रकार के टॉपिक जो करंट से रिलेट है उनमें मतलब करंट को भी ऐड करना चाहिए। उसके बाद करें राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी की, जो इंडिया पॉलिटी में जैसे मैंने 2 बुक पढ़ी थी। एक थी एम लक्ष्मीकांत बुक, जो कि जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट बेस पे बात करें तो एम लक्ष्मीकांत, और अगर फैक्ट बेस पे बात करें तो राहुल चौधरी बुक है। तो ये दोनों बुक बहुत अच्छी है। और इसके अलावा एक घटना चक्कर नाम से एक बुक आती है जिसमें यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के जितने भी पेपर हो रखे हैं वो सारे पेपर होते हैं। तो एक बार वो भी टॉपिक के साथ साथ में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। और बाकी जैसे जो अपने इंडिया पॉलिटी है उसमें जैसे कुछ टॉपिक है जैसे कि आयोग है, मानवाधिकार आयोग, सतर्कता आयोग है, नीति आयोग है। ये जो आयोग है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, उन साइट से ज़रूर कवर करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपन को ऐसा लगता है जैसे ये कोई क्वेश्चन है क्या, कैसा सवाल पूछा है आरपीएससी ने, पर वो डायरेक्ट साइट पे मिल जाते हैं अपन को। जैसे हमारे भी एक क्वेश्चन आया था कि आरपीएससी ने आज तक कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की है। तो ये जो क्वेश्चन था ये साइट पे, आरपीएससी की जो साइट है वहाँ पे एक रिपोर्ट अपलोड थी, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि लगभग इतनी परीक्षाएं आरपीएससी ने आज तक ऑनलाइन आयोजित की है। तो जो भी गवर्नमेंट की जो भी ऑफिशियल साइट है उनसे, जैसे कमीशन वाला टॉपिक है, राष्ट्रपति राज्यपाल टॉपिक है, वो ज़रूर कवर करने चाहिए। और अगर राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी में एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है डॉक्टर जनक सिंह जी मीणा की, एक वो, और उसके अलावा एक डॉक्टर राहुल चौधरी की बुक,
ये 2 किताब मैंने फ़ॉलो की थी और इसके अलावा तो जो ऑफ़िशियल साइट है, जो टॉपिक ऑफ़िशियल साइट से कवर कर सकते हैं, वो भी मैंने किया था। और अगर करंट अफ़ेयर की बात करें, तो करंट अफ़ेयर में क्रोनोलॉजी है और पीआईबी और सुजस। जो पार्ट ए है उसमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना चाहिए तो मुझे लगता है पॉलिटी और करंट अफेयर में, क्योंकि अपन मात खाते हैं तो पॉलिटी और करंट अफेयर है। अभी आरपीएससी ने अपना पैटर्न पॉलिटी और करंट अफेयर को लेके काफ़ी चेंज कर रखा है, तो पॉलिटी और करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और करंट अफेयर कितने महीने का करना चाहिए? करंट अफेयर वैसे 1 साल का करना चाहिए, क्योंकि कभी आरपीएससी 1 साल पहले के क्वेश्चन भी पूछ लेती है और कभी 5-6 महीने के। तो वैसे अपन को 1 साल का तो कवर करना चाहिए और मुख्यतः 5-6 महीने का कवर करना चाहिए। कई बार ऐसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 5-6 महीने का करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। फिर जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो उनको लगता है कि अगर करंट अफेयर 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया तो क्या होगा? तो वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने को पूरी तैयारी करनी चाहिए, मतलब 1 साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले का करंट अफेयर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम देखे हैं कि आरपीएससी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले का क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है। तो संजू, अगर हम नगर पालिका अधिनियम की बात करें, तो उसके बारे में थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताएँ कि उसे कैसे कवर करना है? बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है पार्ट बी को लेके। पार्ट बी है वो अभी, मतलब जैसे पार्ट बी को लेके सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि पार्ट ए तो एक ऐसा पार्ट है जो हर एग्ज़ाम में आता है। परंतु पार्ट बी है वो बहुत छोटा पार्ट है, अगर उसको अच्छे से कवर करें तो 1 डेढ़ महीने का काम है। टोटल 40 नंबर का आता है, जिसमें से ये जो अपना राजस्थान नगर पालिका 3 पार्ट है उसके, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और नियम और स्कीम। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, उसमें लगभग अपने मान के चले तो 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं और जो 3 रूल्स हैं उनमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और स्कीम है, वहाँ से भी लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है उसमें जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेक्शन से पूछे जाते हैं कि धारा 31 में क्या है, धारा 66 में क्या है, तो ये रहता है। और लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ये जो जुर्माने होते हैं कि इस धारा में कितना जुर्माना लगाया जाता है, वो पूछे जाते हैं और बाकी क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। और जो एक्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, उसमें कुल 17 चैप्टर है, 344 धाराएँ हैं, परंतु सिलेबस में कुल 9 ही चैप्टर है, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है। ज़्यादा डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से कवर कर सकते हैं और 1 डेढ़ महीने का काम है लगभग। और जो रूल है वो भी बहुत ईज़ी है, 2-2 पेज के हैं और 8 योजनाएँ हैं, वो योजनाएँ जो आगे अधिशासी अधिकारी की सीट पे बैठ के अपन को लागू करनी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, अन्नपूर्णा रसोई योजना है, तो बहुत ईज़ी पार्ट है, ज़्यादा डरने की इसमें कोई योजना तो क्योंकि स्पेसिफिक नाम है तो एकदम इनको डीप में करना है ना, विद डेट एंड ईयर। हाँ, और विद डेट, और ये जैसे रेशियो है कि इसमें केंद्र सरकार का कितना परसेंट 40% है, राज्य सरकार का 60% है, इस प्रकार के क्वेश्चन। कितने पैसे मिलते हैं? जैसे वो पीएम स्वनिधि योजना है तो उसमें हाँ, मुख्यमंत्री वाले में कितने मिलते हैं, हाँ, प्राइम इस मिनिस्टर प्रकार वाले के में कितने इस मिलते प्रकार हैं? के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बाकी पार्ट बी काफ़ी ईज़ी लगता है मुझे तो। और पर अभी क्या है कि सब बच्चे है ना ओरिजिनल एक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं। सब क्या करते हैं, जो भी जैसे अलग-अलग जो बुक बाज़ार में प्रोवाइड होती है जिस हिसाब से, वहाँ से कवर करते हैं। पर अभी आरपीएससी अगर पैटर्न और फ़ॉलो करती है, कुछ ईओ में कुछ और चेंज करती है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट जो ओरिजिनल एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट की लैंग्वेज और जो भी गाइड बाज़ार में मिलती है, उनकी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ओरिजिनल एक्ट की लैंग्वेज काफ़ी टफ़ है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अगर आप ईओ-आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार आपको ओरिजिनल एक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो नगर पालिका अधिनियम 2009 को थोड़ा और अगर ब्रीफ में बताएं तो? बस यही है कि उसमें जो भी मतलब सेक्शन है, सेक्शन में भी मतलब जैसे धाराएँ हैं, जैसे धारा 26 है, तो उसमें भी जो उपधाराएँ हैं, वो भी थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। हो सकता है आरपीएससी अपने बदलते हुए पैटर्न के साथ में कुछ और बदलाव करे, तो ज़्यादा डीप अगर करेगी तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि ओरिजिनल एक्ट की लैंग्वेज और
कुछ सब धाराएँ भी याद होनी चाहिए। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर 2 और चैप्टर जैसे 12 है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे सबसे चैप्टर 2 और चैप्टर चैप्टर 12 12 सबसे ज़्यादा हाँ, क्योंकि महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर 2 और चैप्टर 12 से आए थे। और ये जो नियम हैं 3 अपने, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है? ये तो नॉर्मल है, इनमें से 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं। आपने नोट्स बनाए थे? मैंने नोट्स बनाए तो थे पर वो मैंने मेरे हिसाब से बनाए थे, ठीक है? जैसे टॉपिक कवर कर लिया, मैं हमेशा ऑथेंटिक सोर्स ही फॉलो करती थी, जैसे बुक पढ़ ली, उसके बाद में मुझे लगता था कि थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख लो, ताकि बाद में जब रिवीजन करूँ तो आसानी हो। तो मैंने इस हिसाब से रिवीजन के हिसाब से मेरे हिसाब से बनाए थे। तो संजू कोचिंग को प्रेफ़र करते हैं या सेल्फ स्टडी को? ये देखो दोनों चीज़ें सबके अलग-अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग को प्रेफ़र करते हैं और कुछ होते हैं जो सेल्फ स्टडी को करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको लगता है कि कोचिंग में मैं ज़्यादा बेस्ट कर सकता हूँ, तो आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छा कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी, बाकी मैं तो दोनों ही दोनों ही लेके चलती थी और खुद पे है कि आप किस हिसाब से करना चाहते हो। जिस हिसाब से आप करना चाहते हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है। तो मल्टीपल रिसोर्सेज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या कम रिसोर्सेज़ पर ज़्यादा रिवीज़न? मेरा ये मानना है कि अपने पास सीमित मैटर होना चाहिए, बस बार-बार रिवीजन करते रहें। तो चिरन जी, जो संजू ने किताबें बताई, क्या आप उनके अलावा कोई बुक प्रेफ़र करते हैं या फिर यही बहुत है? जैसे कि संजू मैम ने बताया है तो आरपीएससी की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट ये भी ऑथेंटिक बुक यूज करता है। और इसके अलावा मैडम ने बताया कि हमें जैसे जो विभाग की साइटें हैं उन पे भी जाके विजिट करना चाहिए। उन पे जो विभाग रिपोर्ट अपलोड करता है तो आरपीएससी कई बार और ही मतलब डिफ़िकल्ट बनाना होना उसको पेपर को, तो वो उन रिपोर्ट से क्वेश्चन उठा लेती है। तो आपको ज़रूर एक बार ये रिपोर्ट वगैरह सभी विभागों की एक-एक बार चेक ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो अभी जो एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको मैं यही सलाह दूँगा जिस प्रकार से आरपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है तो डीप से पढ़ें और ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ें। क्यों अगर और जो आपके पास में नोट्स हैं तो आप अच्छी बुक से अपने नोट्स में भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है कि कहीं से भी उठा ले रहे हैं। तो जैसे 6 महीने का है तो मैडम ने बताया कि 1 साल का ज़रूर पढ़ें आप। कि क्वेश्चन क्या पता है 1-2 क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वो 1-2 क्वेश्चन क्या पता है साल भर पुराने भी आ जाएँ। तो आपको करंट अफेयर्स भी साल भर का एक बार देख लेना ज़्यादा ज़रूरी। और पीवाईक्यूज़ जो ईओ के एग्ज़ाम पहले हो रखे हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। बाकी जैसे आरपीएससी अभी एग्ज़ाम करवा रही है तो क्वेश्चन बढ़िया अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उनको देख कर के पता चलेगा कि आपको कहाँ से आ रहे हैं, अपने नोट से आ रहे हैं या बुक से आ रहे हैं। तो एक बार पेपर भी आप जैसे-जैसे एग्ज़ाम हो तो पेपर देखते रहो कंटिन्यूअस। तो ईओआरओ की तो वैकेंसी अभी आने की संभावना लग रही है क्या? अभी देखो आने की तो है भी चल रहा है, जितनी जल्दी आ जाए उतनी ज़्यादा ठीक है। अभी बच्चे लगे भी हुए हैं तैयारी के अंदर। तो सीटें तो इसमें कम ही रहती है। तो हाँ, जैसे राजस्थान में 312 नगरीय निकाय हैं तो उस हिसाब से पोस्ट भी कम ही आएँगी, लेकिन वही है देखो तैयारी तो करनी है तो फिर। मोटिवेट कैसे रखें खुद को? मोटिवेट तो यही है मैडम, देखो अगर अच्छी पोस्ट पे आप जाना चाहते हो बिना इंटरव्यू बिना मेंस के तो वो मोटिवेशन तो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, इसमें ईओ में ये फ़ायदा है ना कि इंटरव्यू भी नहीं है, मेंस भी नहीं है। आरएएस में तो फिर टफ है प्रोसेस। एक सिंगल एग्ज़ाम है और आपको एक आरएस लेवल की पोस्ट मिल रही है तो उसके लिए तो देखो सब्र और हार्ड वर्किंग सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी। बाकी यार तो अभी आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी जॉब से सैटिस्फाइड है? अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ। मेरी कैटेगरी रैंक फर्स्ट है तो इस हिसाब से मैं ठीक हूँ जॉब के अंदर बढ़िया। अच्छा, आप तो 20-20 साल की उम्र में तो आपने फॉर्म भरा था। इसका मतलब अपने बैच के अंदर सबसे ज़्यादा सर्विस भी आपकी रहने वाली है? हाँ, संजू और मैं हूँ, 1-2 और हैं, हम सभी हम उम्र के हैं। तो इसका आपको काफ़ी प्रमोशन में भी फ़ायदा मिलेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसी रैंक अच्छी हो ईओ के अंदर तो उसका भी फ़ायदा मिलता है? हाँ, तो वो तो रैंक वाइज़ अपनी मतलब सिलेक्ट हमारा टारगेट सिर्फ सिलेक्शन लेना भी नहीं है, अगर अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन ले तो उसका हाँ, प्रमोशन वो में भी भी एक बहुत फ़ायदा मोटिवेशन के रूप मिलेगा में आपके लिए रहेगा। कि टॉप हुँ, करके और लगें तो ज़्यादा हाँ, बेहतर ज़्यादा है। बेटर रहेगा। ठीक है। तो कोई और सुझाव जो आपके मन में आ रहा है? बस यही है कि अपने मेहनत पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास, क्योंकि कई बार अपने योजनाओं से ईश्वर की योजनाएं ज़्यादा बेहतर होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद में ये सोचते हैं कि अब नहीं कर पाएँगे। ये नहीं सोचना चाहिए, उम्मीद के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, बस।
खुद पे भरोसा रखना चाहिए। जी, खुद पे भरोसा रखना चाहिए। इसके साथ में अगर किसी एक ही एग्ज़ाम की तैयारी को आप ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या फिर बहुत सारे 2-3 टारगेट्स लेके चलें तो ज़्यादा सही रहता है? क्योंकि घरवालों का ये होता है कि फ़ॉर्म तो सारे ही भरो और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो उन्हें लगता है कि ये भी पेपर दिया था, ये भी दिया था, हो इसका किसी में नहीं रहा। टारगेट हमेशा मेरा मानना ये है कि टारगेट हमेशा एक ही होना चाहिए, ताकि उस पे अच्छे से अपन फ़ोकस कर पाएँ। अलग-अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, फिर जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो हमेशा एक ही टारगेट रखना चाहिए ताकि कुछ बेटर करें। ठीक है, प्रशासन के अंदर आप इतनी कम उम्र के अंदर आए हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना बदलाव आ चुका है, आपके सिलेक्शन ना होने से लेकर अब तक? काफ़ी बदलाव आ गया है। जैसे पहले ये होता था कि रिश्ते नहीं आते थे। नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। जी। रिश्ते तो खूब आते थे, पर अब थोड़े अच्छे अभी आते हैं। अच्छे आते हैं, स्टैंडर्ड थोड़े, आते हैं। हाँ, थोड़े स्टैंडर्ड वाले आते हैं। ठीक है। हाँ, जी। और बाकी सारी चीज़ों में बदलाव हो गया है। जैसे खुद की जीवन शैली में भी बदलाव आया है, और जो परिवार में जो रिस्पेक्ट मिलती है, समाज में जो रिस्पेक्ट मिलती है। पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब ये है कि अगर लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हम किसकी तैयारी करवाएँ इसको। तो दिन और रात का बदलाव आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने जो है पूरी सारी की सारी स्ट्रैटेजी, अपनी जर्नी सब कुछ हमारे साथ में साझा किया। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ में ही आईओ, आरओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, अगर मैंने जो इनसे क्वेश्चन पूछे हैं इसके अतिरिक्त आपकी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो सारे सवाल लिख सकते हैं। संजू मैम और चिरंजी सर है, सभी का रिप्लाई कर देंगे। और अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आगामी दिनों के अंदर टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, इंडिया के बेस्ट टीचर्स और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंदर टॉपर जो निकलते हैं उनका इंटरव्यू आएगा। बिकॉज़ ऑडियंस का सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आप किसे देखना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे के पॉडकास्ट आएँगे। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।